हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज पहली बार इसमें विज्ञान का भी एमसीक्यू लाना शुरू कर दिए हैं। मैथ का जो सिलसिला चल रहा था वो तो सही था, आज से हम लोग विज्ञान का एमसीक्यू भी लाएंगे पर डे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन के बाद आपको आंसर भी दिए जाएंगे और आपको पहले टाइम दिया जाएगा कि आप 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को जवाब दीजिए। थोड़ा सा टाइम ले करके और आप क्वेश्चन को जवाब भी देते चलिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेशेंस के साथ रहिए और पेशेंस के साथ पढ़िए, रिजल्ट ज़रूर आएगी और बढ़िया आएगी। और जो एग्ज़ामिनेशन जो आने वाले फरवरी में एकदम सही है, क्योंकि न्यू साल में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप लोगों को आए, जिसमें आपका मेहनत सबसे सर्वोपरि होगा और बाद में हम लोग सेकेंडरी रूप से रहते हैं। टीचर का अहमियत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन बस रास्ता दिखाना होता है। तो आप लोग खुद से मेहनत करो, टीचर्स का हेल्प लो और इस साल एकदम जोशों के साथ 90% से ऊपर 95% लगभग आप ज़रूर मार्क्स लाइए, ठीक है। और तब हम लोग को पता चलेगा कि नहीं, इतना भी हम लोग काम किए। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप लोगों का खुद का है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है भौतिक से, जिसमें कहता है आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो n/1 दिया है। तो स्नेल के नियम से क्या होगा, देखिए दूसरे माध्यम का एक बात ध्यान रखिए। स्नेल का नियम में कुछ हम लोग तथ्य भी पढ़ेंगे और इसमें आसान से सबसे पहले हम लोग इसको मान रहे हैं कि विरल माध्यम है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं विरल माध्यम। यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट बनाएंगे और ये आपका हो गया सघन माध्यम। देखिए ये इसलिए हम बताने वाले हैं कि अगर क्वेश्चन में सघन से विरल कहेगा और स्नेल का नियम लगाने बोल देगा तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इसके लिए हम लोग एक टेक्निक अभी सीखेंगे और उसके तहत चाहे कुछ भी दे दे, स्नेल का नियम हम आसानी से लगा पाएंगे। देखिए हम लोग ऐसे सीखें कि कोई लाइट ऐसे आती है, जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये आती है तो आपतन कोण और मुड़ जाती है तो अपवर्तन कोण। इसका हम लोगों ने 1 मानते हैं और इसको मीडियम 2, तो इसका हम लोग अपवर्तनांक को मानते हैं 2/1। जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो μ2/μ1, ठीक है। अब हम लोग बात और जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो विरल माध्यम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक 1 मानते हैं और इसका हम लोग मानते हैं म्यू सेकेंड का। तब हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, कि साइन आई बटा साइन आर स्नेल का नियम वो म्यू पढ़े थे। तो आप सोचो कि μ/1 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू जो आया है वो किसको आया है, सेकेंड मीडियम का, है ना, सेकेंड का। तो क्या हम इसे μ2/μ1 भी लिख सकते थे। अब सोचिए कि इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आएगा μ1 साइन आई और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा μ2 साइन आर। तब यहाँ से हम लोग याद क्या करेंगे, वो जिसका म्यू उसी का साइन एंगल। ध्यान देना, अगर हमने इसको μ1 माना, इसको μ2 माना, तो जिसका म्यू उसी का साइन एंगल आई बराबर होगा जिसका म्यू उसी का साइन एंगल आर के साथ। ये किसी के भी माध्यम के लिए वैलिड होता है। तो जब स्नेल्स लॉ पढ़ें तो साइन आई बटे साइन आर μ2/μ1 और इसी को हम लोग कहते हैं μ2/1। तो इस तरह से देखिए साइन आई बटे साइन आर, पहले तो यही गलत हो गई कि 2/1 है और साइन आर बटा साइन आई, ये गलत हो गया। 2/1 है तो यहाँ पर होना चाहिए था साइन आई बटा साइन आर, लेकिन उल्टा दिया हुआ साइन आर बटा साइन आई, इसलिए गलत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 दिया है ना, तो 1/2 दिया है ना, तो ये उल्टा अगर होता कि साइन आर बटा साइन आई होता तो आप μ12 लिखते तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है तो यहाँ पर सीधा है, इसलिए भी गलत। यहाँ पर ये सीधा और ये भी म्यू साइन आई बटा साइन आर है, तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में तो होता ही नेशनल्स लॉ में,
तो यह स्नेल्स लॉ का हमको यहाँ पर जो मिल रहा है वो आंसर सी है। ठीक है, याद रखना जिसका म्यू उसी का साइन एंगल हमेशा बराबर होता है। अब चलते हैं इसका आंसर पे। तो इसका आंसर कौन सा है? तो यही आंसर आपका सी जो दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो देखिए विरल माध्यम से जाना चाहिए, इसको सघन माध्यम में जाती है, तो ये वाला आई है और ये आर है। ठीक है, सघन माध्यम में जाती है, तब आपतन कोण से, ये आपतन कोण आई से अपवर्तन कोण क्या है? छोटा है। अपवर्तन कोण छोटा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है। तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर भी क्या हो गई? छोटा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हवा में प्रकाश की चाल, देखिए हवा में प्रकाश की चाल c बराबर आपको दिया है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तथा कांच में, ये हवा में है, एयर में, तभी ए भी बोल सकते हो। और ग्लास में प्रकाश की चाल दे रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग पढ़े थे कि v = c/μ फॉर्मूला होता है। तो v का मतलब होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ये होता है c, प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और ये जो होता है आपका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अब हम इसको सोचते हैं कि एक फॉर्मूला और बनाते हैं। भी म्यू को अगर ऊपर भेज दिया जाए तो म्यू बराबर c/v होगा। अब एक बात बताइए, निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा फिक्स होता है, कभी नहीं बदलता है। तो लिख सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होगा वो भी के उल्टा होगा, स्पीड का क्या होगा? उल्टा होगा। तो तुमसे पूछा गया कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान बताइए, यानी ग्लास का पूछा गया एयर के रिस्पेक्ट में, तो उल्टा लिखिएगा। म्यू और भी क्या है? उल्टा। जो ऊपर ग्लास का है ना, तो स्पीड ऊपर होगा एयर का, और नीचे अगर एयर का ना तो स्पीड होगा ग्लास का। तो एयर का स्पीड कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे में ग्लास का कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ी सी बात यहाँ समझिए कि मीटर पर सेकेंड कट गया, 10⁸ कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 3/2। तो इसका जो आपका सही जवाब है वो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 का, ये आंसर देख लीजिए, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कहता मनुष्य में वृक्क संबंधित है। बताइए आप क्वेश्चन का आंसर कि वृक्क जो है वो किससे संबंधित है। ये आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आप आंसर दीजिए। इसके लिए हम रुकते हैं, इस समझिए और सोचिए। हो गया? चलिए ठीक है, अब इसको देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। इसकी आंसर क्या हो जाएगी? उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क संबंधित किससे है? उत्सर्जन से। चलिए अगले क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है? ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ CO2 ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या सभी तीनों आवश्यक है। तो आपका सही जवाब होगा तीनों आवश्यक होंगे। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? सभी। यानी स्वपोषी मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं। तो खुद से खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे खुद से खाना बनाएंगे तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। जो तीनों ऑप्शन सही था तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यही बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि जल से।
ठीक है, किससे बाहर निकलता है? जल से। इसका आप आंसर देख सकते हैं, अगले पेज में दिया गया है जल से। कारण क्या है ना कि जब जब ये निकलता कैसे है कि पानी के जो अणु होता है ना, पानी के अणु H2O होता है, उसको से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जब जुड़ता है ना, देखिए ऑक्सीजन को निकालना O2, जब ये टूटेगा H2O, दो मोलिक्यूल अगर टूट जाते हैं तो ये दोनों से मिलाकर क्या निकल जाएंगे? ऑक्सीजन गैस निकल जाएंगे। तो ऑक्सीजन बाहर जो निकलता है उसको जल से निकलता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे होकर निकलता है? जल से। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जल तथा कांच का अपवर्तनांक दिया गया। यह है जल का और यह है कांच का। तो जल का पूछ रहा है और कांच की अपेक्षा, देखिए जिसका पूछेगा उसका अपवर्तनांक ऊपर, तो पूछा किसका है? जल का। किसके रिस्पेक्ट में? कांच का रिस्पेक्ट में। ठीक है, जल का ऊपर लिखिएगा और कांच का नीचे। सॉल्व करके जल्दी बताइए कितना आंसर आता है। आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। जल का 4/3 और 3/2, ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं 4/3 और 2/3। तो ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। ठीक है, देखिए इसका आंसर एक बार और इसको देख लीजिए। जिसके याद रखिए, जिसको पूछा जाए उसका वैल्यू ऊपर लिखना है, और जिसके अपेक्षा या सापेक्ष पूछा जाए, रिलेटिव पूछा जाए, उसका वैल्यू नीचे। पूछा गया था जल का ऊपर और कांच का तो नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए, 8/9। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है। देखिए अब यही क्या होता है, क्रांति कोण कब कॉन्सेप्ट आया था? जब आपका कोई प्रकाश सघन माध्यम से, याद रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है, तो यहाँ पर ही आता है हमको क्रांति कोण का कॉन्सेप्ट। समझाते हैं कैसे। एक बात बताइए, अगर आपका ये प्रकाश की किरण हो तो ये सघन से विरल में जाती है, तो ये क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है, तो दूर भाग गया। एक समय ऐसा आएगा कि जैसे हम इसको और बढ़ा दें तो एकदम ये इसी के समांतर जाएगा, सरफेस के समांतर। अगर हम थोड़ा सा और एंगल को बढ़ाते हैं तो ये अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। तो जो ब्लू वाला कलर आप देख रहे हो कि एक बाउंड्री है, अगर हम इससे एंगल कम लिए तो इसमें चला गया, और इससे अगर हम ज़रा सा आगे बढ़े तो अपने माध्यम में लौटा। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक है, और जब क्रांतिक कोण होता है तो ये कहाँ चला गया? सरफेस के समांतर। तो बताइए, जो भी हम एंगल मानते हैं अभिलंब से लेते हैं, तो अभिलंब से जब हम इस पर लेंगे तो कितना डिग्री मिल जाएगा? 90 डिग्री। तो इसके आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ जो रेड वाला कलर दिख रहा है ना, यही कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कब हुआ? जब हम आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से जब जाती है तो वो अपने ही माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी कारण से रेनबो भी बनता है। इसी कारण से जब वाटर, जब ये बूंद पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहाँ पर 7 कलर में बढ़ जाते हैं। उसमें भी क्या होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो याद रखना है कि ये कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कहता है दांत का मसूड़ा, इनामेल यानी दंत बल्क, किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? आप लोग देखते होंगे कि प्रचार जब करता है ना कॉलगेट का, तो दिखाता होगा कि ये ख़राब था, सोल्यूशन में डाले छेद हो गया, और एगो कॉलगेट वाला में डाला तो बढ़िया था। सेम वही जो बताया जा रहा है ना कि क्यों छेद हुआ। तो जो छेद होने वाला जो उजला उजला था वो आखिर है क्या? दांत है। वो कठोर काफ़ी होता है। किसके वजह से होता है? तो दांत में पाया जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम यहाँ पर 2 चीज़ दिख रहा है, फास्फेट भी और कार्बोनेट भी और कार्बाइड भी, लेकिन जो आंसर होगा इसका कैल्शियम फास्फेट होगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। इसी के कारण से दांत जो होता है वो कठोर होता है और मजबूत होता है, कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम ज़्यादा नहीं रहता है, 40% रहता है, लेकिन फास्फेट 60% रहता है। कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, ठीक है, सोडियम क्लोराइड समझ रहे हैं, NaCl के जलीय विलयन से अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो ये वियोजित हो जाता है, टूट जाता है और क्या बना लेता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बस आपका नाम पहले ही है वियोजित, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, आप खुद से समझिए, ठीक है। और अब इसको आप आंसर दीजिए। सोडियम क्लोराइड था, उसको जलीय विलयन में अगर धारा प्रवाहित कर दी, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, तो वो टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बना लेता है। तो बताना है कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आई होप आप लोग बता लिए होंगे कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा। देख लीजिए इसका आंसर, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कारण समझिए, ये क्या था? क्षार, क्योंकि ये बना क्या रहा है? NaOH बना रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या से? लवण से, NaCl, सोडियम क्लोराइड से। तो इसका आंसर होगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। कहता है समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? समान आँख के लिए, खराब आँख नहीं चाहिए, नॉर्मल आई जो होता है इसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है जिससे स्पष्ट रूप से बढ़िया से देख पाएँ और आँख में ज़रा सा भी दर्द नहीं हो। तो सब लोग जानते हैं इसका आंसर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कहता है निकट दृष्टि दोष में लेंस किसका प्रयोग किया था? किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट, आपको याद रखना, दूर, दूर से क्या, दूर बोले तो क्या गया? तो दूर दृष्टि दोष को खत्म करना है तो उत्तल लेंस चाहिए। तो निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस होगा? अवतल, ठीक है, अवतल। तो आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। एक वो होता है प्रेस बायोपिया, उसमें दोनों लेंस चाहिए होता है, अवतल और उत्तल दोनों। कहता है निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं होता है? संवेदग्राही नहीं होता है, संवेदीग्राही नहीं होता है, जो जरा सा भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है, संवेदनशील नहीं होते हैं। तो आप इसमें सब समझ सकते हो कि कौन सा इसमें भिन्न है, वही आंसर हो जाएगा। तब समझिए, दिमाग लगाइए, तो दिमाग लगाइए तो वही होगा आंसर, ठीक है। कौन होगा? दिमाग, ठीक है। क्योंकि देखो, कान में सेंसेशन पता चलता है, आँख में सेंसेशन पता चलता है, नाक में सेंसेशन पता चलता है बाहर से, लेकिन दिमाग में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। निम्नलिखित में कौन सी सबसे क्रियाशील अभिक्रिया है? मतलब निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे आगे कौन है, यही आपको बताना। तो इसका आंसर होगा कॉपर, ठीक है। एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज में याद कर लीजिएगा, ली का बा सर काना मग अल जन फे एसन पीबी कॉपर HG सिल्वर HAG और AU। इसके नीचे होता है हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में किसका होता है? लिथियम का, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे जल्दी जो रिएक्ट करता है वो लिथियम करता है, तो याद रखना है लिथियम। तो यहाँ पर जब दिया गया था कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाईएस्ट है, किसको से? ऑरम यानी कि गोल्ड से, ठीक है। AG मतलब सिल्वर से और हाइड्रोगिरम मरकरी से। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? A। अभिक्रियाशील में सबसे अधिक इन चारों में कौन था? तो कॉपर था। और सबसे ज़्यादा कौन है? लिथियम है। सबसे ज़्यादा कौन है? लिथियम है। बात समझ में आ गया? अब देखो, एक मिनट, कहाँ चला गया? 14, हाँ देखिए, 14 का आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। कहता है जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। तो कार्बन क्या है? देखिए, अपचायक का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग। तो कहता है जिंक ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन को गर्म करते हैं तो जिंक धातु की प्राप्ति होती है। तो कार्बन यहाँ पर क्या होगा? रिड्यूसिंग में अपचायक होगा या उपचायक होगा?
या दोनों होगा? तो आंसर आप देख सकते हैं अपचायक। क्या होगा? अपचायक, रिड्यूसिंग है। जिंक ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? वो अपचायक होता है कार्बन, यानी रिड्यूसिंग होता है, घट जाता है। अगला है 16। देखिए ये जो दिया गया है ऐसे 3MnO2 प्लस 4 एल्युमिनियम, और इससे बन रहा है 3Mn मैग्नीज 2 एल्युमिनियम 2 और O3, ये ऐसे बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसमें कहता है अपचायक कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसका कौन रिड्यूस हो गया, कौन घट गया? तो आपका इसमें आंसर दिख जाएगा एल्युमिनियम का। कौन घट रहा है? एल्युमिनियम, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर देख लीजिए कौन सा घटेगा, सी, एल्युमिनियम। अगला कहता है मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेरुरज्जु सुन ना, रीढ़ की हड्डी, इसी में आपका बोन मैरो का भी आप बनता है, और बोन मैरो में हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन जो खून में जो होता है, जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, वही करता है। तो ये कहाँ से निकलता है? तो मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, बीच में और पीछे वाला। तो पीछे वाला में 2 गो होता है, एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा और एक होता है सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम आगे वाला में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो पीछे मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, सेरिबेलम होता है। तो मेरुरज्जु जो है ना, वो कहाँ से निकलता है? मेडुला से। कहाँ से निकलता है? मेडुला से, याद रखना है। मेरुरज्जु जो निकलता है वो मेडुला से निकलता है। कहता है निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाई जाती है? आप इसमें बताइए कौन जो है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इथाइलिन। कौन पाया जाता है? इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो आपको गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप खुद से आंसर दीजिए। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण मतलब रंग सबसे अधिक विचलित होता है। जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर ये आपको वाइट लाइट है तो ये आपको 7 कलर में बंटते हुए दिखाई देते होंगे, और सबको हमको यहाँ पर दिखाई देता है 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा? ये वाला। यही कौन सा कलर है ये बताना, ये वाला में जो नीचे वाला है ये कौन सा कलर है? तो सबको जानते हैं विबग्योर एक कोड बनता है, विबग्योर। इसको हिंदी में कहते हैं बै जा नी हा पी ना ला, कोड है। इंग्लिश में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये जो बोल रहे हैं ये कलर का नाम है। तो सबसे ज़्यादा जो नीचे आया है वो कौन सा आया है? बैगनी। सबसे कम कहता तो कौन आ जाता? लाल। सबसे कम कौन होता? लाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो विबग्योर में सबसे नीचे कौन है? भी वायलेट यानी बैगनी। हिंदी में कोड क्या है? बैजानी हापीनाला। बैजानी हापीनाला 4 बार बोल दीजिए तो कोड आपको 7 कलर का याद हो जाएगा, बैजानी हापीनाला। अगर हम यहाँ पर देखिए RGB, रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, तो ठीक है, तो ये तीनों को मिलाएंगे तब भी आपको वाइट बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 कलर को भी मिला देंगे ना तो क्या बन जाएगा? वाइट बन जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हम चलते हैं अगला। कहता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बताइए? सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटी सीरीज होता है, इसके मध्य में जो स्थित जो भी धातु है उसका निष्कर्षण निकाला जाता है। किसके सहायता से निकाला जाता है? जल्दी से इसको आप सोचिए और आंसर देखेंगे। इसका बताइए आंसर क्या होगा? सक्रियता श्रेणी, आज इसको हम लास्ट इतने 20 क्वेश्चन को रखते हैं। ठीक है, कल फिर चलेंगे 30 क्वेश्चन का, फिर परसों भी 30, यानी कि ज़्यादा नहीं 20-20 करके अभी हम लोग काम करते हैं। अभी बस देखते जाइए। ठीक है, कहीं टाइम कम मिल जाता है, फिर SST का भी सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस उससे भी करवाया जाए।
तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो आप इसका आंसर यहाँ पर देखिए, धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर। किससे बदलता है वो, किसे निष्कर्षण किया जाता है? अपचयन करने पर। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया है। तो इसको भी देखिए, याद कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार। आज हमने जो पढ़ा वो यहाँ से पढ़ा। सबसे पहले हमने इसको देखा, फिर हमने ये पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने कहाँ तक पढ़ लिया? क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे 21 से लेकर के 50 तक। ठीक है, बिल्कुल। आप लोग आज 40 तक हमारा पहुँच चुका है। तो इसको कल और बढ़ा करके 60 तक शेयर करोगे ना अपने दोस्तों के बीच, तो ज़रूर हो जाएगा। और अगर आप लोग को नहीं मिल पा रहा है तो लिखिएगा @exam सटा के ही प्रिपरेशन हाइफन देना और लिखना यहाँ पर ऑफिशियल। ये लिखोगे ना तब भी आपका चैनल आ जाएगा। ठीक है, नहीं खोजने पर मिलता है तो ये लिख करके भी बना दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए रहने देते हैं। जय हिंद।